नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो 22वां टॉपिक है वन एवं वन्यजीव संरक्षण, इसका पहला पार्ट कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग वन संरक्षण के बारे में देखेंगे और इसके अगले वीडियो में वन्यजीव संरक्षण को देखेंगे। दो पार्ट में मैंने ये टॉपिक में कराऊंगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ गई है। 30 अप्रैल को 10 से 12 बजे आपका पेपर होगा और ये पेपर किन किन सेंटर्स में होगा अभी तो इसकी जानकारी आई नहीं है। उम्मीद है कि मतलब 2-3 बड़े शहर जो हैं जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, इधर गाज़ियाबाद या मेरठ, इस तरह से सेंटर रखेंगे। तो कम से कम 2 सेंटर तो आयोग बनाए गए, क्योंकि लगभग 19,200 जो कैंडिडेट्स हैं वो पेपर देंगे। तो एक सेंटर में यदि देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मतलब एक शहर में रखेंगे तो लोगों को ट्रैवल करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात है कि जो फ़ीस है वो कब से भरा जाना शुरू होगा, तो लगभग 15 से 20 दिन पहले, मतलब 30 अप्रैल से 15 से 20 दिन पहले का मतलब आप ये समझ लो कि 10 से 15 अप्रैल के बीच आपकी फ़ीस भरना शुरू हो जाएगा और उसी टाइम आप फीस डिपॉजिट करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य लकड़ी के, कोयले, खेत, आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वनों को तेज़ी से काट रहा है। तो पिछले लगभग 3-4 दशकों में 30-40 सालों से मतलब जो वनों का है ना वो तेज़ी से काटा गया है, क्योंकि डेवलपमेंट है ना वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। और मेनली जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे ये घटना तेज़ी से बढ़ी है। जबकि जो विकसित देश है ना उन लोगों ने तो मतलब ये कार्य मतलब पहले ही हो गया था वहाँ पे। तो अभी वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना उनको फॉलो करते हैं। अगला पॉइंट है बिगड़ती स्थिति मनुष्य के स्वार्थ को दर्शाती है। मतलब जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है और उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और दूसरी जो खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो मनुष्य के लालच और स्वार्थ को ही दर्शाता है कि जो इंसान का जो लालच है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसमें आगे लिखा है क्योंकि वह नए पेड़ लगाकर उन्हें फिर से जीवंत करने के लिए कदम न उठाते हुए जंगलों को लगातार काट रहा है। कि जंगलों को तो तेज़ी से काटा गया है और अभी भी काटा जा रहा है, और उस रेशियो में नए पेड़ लगाने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगले सेंटेंस में लिखा है वनों की कटाई नए पेड़ों को लगाने की तुलना में तेज़ी से हो रही है, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आवास और जैव विविधता को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। उसी लाइन जो इससे पहले सेंटेंस दिया गया था उसी को आगे यहाँ पे बढ़ाया गया है कि जिस तेज़ी से पेड़ों को काटा जा रहा है उसके कंपैरिजन में लगाने की जो गति है वो बहुत कम है। तो आप देख ही सकते हैं जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी कि जो पहले फॉरेस्ट कवर था वो कम था, मतलब ज़्यादा था, अब तो बहुत कम हो गया है। और जंगलों में भी तेज़ी से कटाई हुई है, जिससे जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं और आदिवासी समुदायों तथा जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित हो रही। कई सारी जो प्रजातियाँ हैं वन्य जीवों की वो विलुप्त हो रही हैं। अगला पॉइंट है जिन क्षेत्रों से पेड़ों को हटाया जा रहा है वे धीरे धीरे बंजर भूमि में बदल रहे हैं। जो पेड़ है ना वो ज़मीन की उर्वरता को भी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो पेड़ों को यदि काट दिया जाएगा तो वहाँ की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो बंजर हो जाती है ज़मीन। अब लोग यदि अपने मतलब यदि हम लोग देखेंगे कि गाँव वगैरह में जो पेड़ काटे जाते हैं तो कई जगह तो खेती के लिए काटे जाते हैं, उनसे बेच के लकड़ी बेच के कुछ पैसा मिल जाता है, तो वो ज़मीन बंजर में नहीं आती है, क्योंकि जो वहाँ पे पेड़ है वो ना वो खेती के लिए उपयुक्त है, तभी तो लोग पेड़ काट के वहाँ पे खेती कर रहे हैं। ये बात वनों के लिए, मतलब जो फॉरेस्ट है ना वहाँ के लिए अप्लाई हो रहा है कि वहाँ की जो ज़मीन है ना वो बंजर हो जाती है यदि पेड़ को काट दिया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखा है वनों की कटाई से कई खतरनाक प्रभाव देखने को मिले हैं, जिनमें
प्रमुख हैं। तो कई जो इफ़ेक्ट है ना, डेंजरस इफ़ेक्ट वनों की कटाई से, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या लिखा है, जानवरों के प्राकृतिक आवास का विनाश। अभी हम लोग देख चुके कि जो नेचुरल हैबिटेट है वो जीवों का, वो ख़त्म हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं। ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं ना, वो पिघल रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पोल में गैस तेज़ी से पिघल रही है, तो जो समुद्र में वाटर का स्तर है, जल का स्तर है, वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं ना, उनमें कई शहरों में डूबने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। कई शहर आगे के कुछ सालों में वो डूब जाएंगे, ऐसा अनुमान है। ये लिखा, ग्लेशियरों का पिघलना जिसके कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, बता दिया मैंने। ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ना, वो कई गैसें ऐसी हैं जो ओजोन जो लेयर है उसको पतला कर रही हैं। उसमें CFC है ना, मेन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, वो जो रेफ्रिजरेशन होता है ना, उसमें यूज होते हैं, जो जैसे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में। तथा तूफान, बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, जिससे कई ये आपदाएं आ रही हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए वनों की कटाई को रोकना आवश्यक है। वन आवरण को बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वन संरक्षण की हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे इसमें फैक्ट भी दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। कुछ केस स्टडी भी दिए गए हैं। लंबे समय से वनों की कटाई को रोकने या कम करने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि जाने कई सारे सम्मेलन होते हैं, जैसे COP27 अभी हुआ, और पीछे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस तरह के रियो समिट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस लिए हो रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के या दूसरे जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा कारण वनों की कटाई है, क्योंकि यह सर्वविदित है, क्योंकि जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण नष्ट हो रहा है, और कुछ मामलों में तो यह देश के पतन का कारण भी बनता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता है ना कि अब आपको स्टेप्स देशों को उठाने ही पड़ेंगे। मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो एक जगह पे सीमित नहीं रहता है, और इससे कई देशों के अस्तित्व पे भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अब हम लोग केसेस देखेंगे। तो सबसे पहला लिखा है, टोंगा में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के एक इलाके में 170 से अधिक द्वीपों का एक फैला हुआ समूह सरकार ने वन को कृषि भूमि में बदलने को लेकर अल्पकालिक लाभ से बचने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाई हैं। तो यहाँ टोंगा की बात हो रही है, ये दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में आता है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने 170 से अधिक द्वीपों में जो वनों की कटाई है ना, उसको रोकने के लिए, मतलब वनों को काट के कृषि भूमि में बदला जा रहा होगा, तो उसको रोक के लिया गया सरकार ने इस तरह से कि मतलब अल्पकालिक लाभ की खेती की ज़मीन तो मिल जाएगी, लेकिन उससे आगे जो इफ़ेक्ट होंगे बहुत हानिकारक होंगे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई हैं कि जो पेड़ों को कटाई होगी ना, वो स्टेप्स में होगी, और उसके अल्टरनेटिव भी ढूंढे जाएंगे। अब अगला केस हम लोग देखेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दियों के दौरान जापान में शोगन ने अगली शताब्दी में वनों की कटाई को रोकने और फिर से जंगलों को विकसित करने के लिए एक उच्च तकनीक प्रणाली विकसित की। ये शोगन नाम है। इन्होंने जापान में 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में लगभग इस दौरान एक तकनीक डेवलप की, जिससे कि वनों को कटाई को रोका जा सके और जंगलों को जल्दी से विकसित किया जा सके। यह लकड़ी के अलावा किसी अन्य उत्पाद का उपयोग करके, मतलब वनों की कटाई को आप कैसे रोक सकते हैं कि जो
वनों से लकड़ी मिल रही, उसका कुछ अल्टरनेटिव हो, तो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढा गया और सदियों से कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली भूमि का प्रभावी उपयोग करके किया गया कि जो पहले से जिस भूमि पर कृषि हो रही है ना, उसका आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, तो आप कृषि के लिए नई भूमि नहीं खोजेंगे। ये तरीका अपनाया गया जापान में। अगला केस हम लोग जर्मनी का देखेंगे। तो लिखा है 16वीं शताब्दी में जर्मनी के भूमालिकों ने वनों की कटाई की समस्या से निपटने के लिए रेशम की खेती पद्धति विकसित की। तो 16th सेंचुरी में जर्मनी में जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने वनों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए रेशम की खेती पद्धति डेवलप की। इसको आप सर्च कर सकते हो कि ये क्या है, ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि यह सब नीतियाँ सीमित थीं क्योंकि वे पर्यावरण के अधीन हैं, जैसे अच्छी बारिश, शुष्क मौसम का न होना और अच्छी मिट्टी होना। कि मतलब जो ये नीतियाँ अपनाई गई हैं ना, उसमें कई सारे लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे अच्छी बारिश होनी चाहिए, शुष्क मौसम, मतलब मौसम जो है ना वो ज़्यादा शुष्क नहीं होना चाहिए, मतलब सूखा नहीं होना चाहिए, ड्रॉट ना, उसके लिए है कि सूखा पड़ जाएगा तो आप कितनी सिंचाई करोगे। और तीसरा है कि मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, इसका कारण यह है कि पुरानी और कम उपजाऊ जमीन पर पेड़ इतनी धीमी गति से विकसित होते हैं कि वह आर्थिक रूप से लाभप्रद साबित नहीं होते हैं। तो फॉरेस्टेशन को तो पेड़ वृक्षारोपण को तो बढ़ावा देने की कोशिश की गई, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे तो पेड़ जो है ना वो डेवलप होने में काफ़ी उनको टाइम लगेगा, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल है नहीं। लोग चाहते हैं कि हम पेड़ लगाएं और एक निश्चित समय के बाद उससे उनको आमदनी शुरू हो जाए। इसके अलावा चरम शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में परिपक्व होने से पहले फसल को जलाने का खतरा भी रहता है। कई जगह ऐसा होता है कि पेड़ों में आग लग जाती है, वो ड्राइड एरियाज होते हैं कि जब पेड़ों में आग लग गई जिससे आसपास की जो फसल है उसके जलने का भी खतरा बना रहता है। अगला पॉइंट है, उन क्षेत्रों में जहाँ स्लैश एंड बर्न, जो झूम कल्टीवेशन है ना अपने यहाँ इधर पूर्वोत्तर भारत में जो प्रचलित है, वो स्लैश एंड बर्न ही बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या किया जाता है, वन क्षेत्र को साफ किया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है, फिर खेती करने के बाद उस क्षेत्र को जला दिया जाता है, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। आदिवासी लोग ये टेक्निक है वो अपनाते हैं। तो उसमें ये लोग ज़्यादा जो कास्ट है ना वो उनको लगती नहीं है, मतलब ज़मीन को साफ करके और अपने मतलब मौसम के हिसाब से फसल बो देते हैं और वो फसल बिना ज़्यादा लागत के पैदा हो जाती है। तो बोल रहे कि इस टेक्निक का उपयोग न करके यदि स्लैश और एंड चार विधि का अपनाया जाए तो वनों की तीव्र जो कटाई है उसको रोक सकते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो जो स्लैश एंड चार विधि है ना, इसमें क्या किया जाता है कि वनों की जो कटाई की जाती है ना, उसके बाद जो मटेरियल निकला, मतलब वहाँ पे खेती हुई, तो उसके बाद जलाया नहीं जाता है उसको। खेती करने के बाद जो रेजिड्यू बचा, क्रॉप रेजिड्यू, उसको हम लोग बायोमास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और उसको यूज करके वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरता है ना उसको मेंटेन किया जाता है। तो फिर उसी खेती पर आप उसी ज़मीन पे आप खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। जबकि स्लैश एंड बर्न में क्या होता है कि ये आदिवासी लोग जंगल में एक एरिया साफ किए, वहाँ पे खेती किए, ये उर्वरक उतना यूज नहीं करते हैं, तो खेती एक ही बार करते हैं, उसके बाद उस एरिया को जला के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो फर्टिलाइज़र का यूज करते नहीं हैं, जिससे जो ज़मीन है ना एक ही बार के लिए उपयुक्त होती है। जबकि जो स्लैश एंड चार मेथड है, इसमें खेती करने के बाद जो एग्रीकल्चर का वेस्ट निकला, जो अब फसल निकली तो फसल तो अपन निकाल लेंगे, मतलब जो भी फसल हुई, तो उसके बाद जो फसल का रेजिड्यू बचा, वेस्ट बचा, वो उसको यूज करके बायोमास बनाते हैं, जिसका प्रयोग खाद के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट है, दुनिया के कई हिस्सों में विशेष रूप से पूर्व एशियाई
देशों में, ईस्टर्न एशियन नेशन की बात हो रही है, वृक्षारोपण से वन भूमि का क्षेत्र बढ़ रहा है। दुनिया के 50 सबसे बड़े देशों में से 22 देशों के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि 50 जो सबसे बड़े देश हैं, एरिया वाइज बात हो रही है, उसमें से 22 देशों के क्षेत्रफल में पिछले 1-2 दशकों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगला डेटा है एशिया में 2000 और 2005 के मध्य 1 मिलियन हेक्टेयर जंगल में वृद्धि हुई है। तो ये एशिया की बात हुई है। 2000 और 2005 के मध्य 1 मिलियन हेक्टेयर जंगल में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट लिखा है एल सल्वाडोर में उष्णकटिबंधीय जंगलों ने 1992 और 2001 के बीच 20% की वृद्धि की है। एल सल्वाडोर है ना, ये नॉर्थ अमेरिकी देश है और इसके बारे में एक जानकारी पता ही होगी। ये दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को एक डिजिटल करेंसी के रूप में मान्यता दी है। यहाँ की मतलब एक ऑफिशियल करेंसी है बिटकॉइन। तो एल सल्वाडोर के उष्णकटिबंधीय जंगलों का जो प्रतिशत है वो 20% बढ़ा है 1992 से 2001 के बीच में। इस तरह के प्रयासों के आधार पर 2050 तक वैश्विक वन क्षेत्र आच्छादन में 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ग्लोबली टारगेट जो हैं कि 2050 तक यदि ऐसे ही प्रयास किए गए तो 2050 तक जो ग्लोबल वन क्षेत्र है वो फॉरेस्ट एरिया है उसमें 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला हम लोग देखेंगे चीन के बारे में। चीन में जहां बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश किया गया है, सरकार ने हर सक्षम नागरिक को 11 से 60 वर्ष की उम्र के बीच हर साल 3 से 5 पौधों को लगाने का आदेश सुनाया है या इसी तरह की वन सेवाएं देने को कहा है। तो चाइना ने ग्रोथ की है तेज़ी से, तो उसके ग्रोथ करने के एवज में पेड़ों को, जंगलों को तेज़ी से काटा गया है। तो उससे रिकवर करने के लिए चाइना ने क्या किया है कि 11 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको हर साल 3 से 5 पौधे लगाने हैं या इसी तरह के कहीं पर वृक्षारोपण है उसमें हेल्प करना है। सरकार का दावा है कि वर्ष 1982 से चीन में कम से कम 1 अरब पेड़ लगाए गए हैं। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट का दावा है कि वर्ष 1982 से चीन में कम से कम 1 अरब पेड़ लगाए गए हैं। चीन में हर वर्ष 12 मार्च को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। चीन में हर साल 12 मार्च को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है चीन ने ग्रीन वॉल नामक परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण के विस्तार से गोबी रेगिस्तान के विस्तार को कम करना है। तो चीन ने एक परियोजना शुरू की थी ग्रीन वॉल स्कीम। तो इसका उद्देश्य था कि जो गोबी डेजर्ट है ना, ये गोबी डेजर्ट जो है ना, ये चीन के नॉर्दर्न क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो विस्तार है ना उसको कम करने के लिए ये परियोजना शुरू की थी। लिखा है हालांकि 75% पेड़ों के जलने के कारण यह परियोजना बहुत सफल नहीं हुई। कि इस परियोजना के तहत जो पेड़ लगाए गए उसमें से 75% है ना वो एक्सट्रीम कंडीशंस को सहन नहीं कर पाए और वो जल गए, ख़त्म हो गए। तो ये परियोजना उतनी सफल नहीं रही है। और लचीली प्रणाली के माध्यम से कार्बन का एक नियमित रूप से मुआवजा बेहतर विकल्प होगा। तो बोल रहे हैं कि इसकी जगह पे एक फ्लेक्सिबल सिस्टम डेवलप करना उचित होगा, जिसमें जो कार्बन क्रेडिट जो है ना उसके माध्यम से मुआवजा दिया जाए यदि कंपनियों को, तो वो वृक्षारोपण जो करेंगे उससे एटमॉस्फेयर जो है ना उस पर ज़्यादा हेल्प होगा। तो कार्बन क्रेडिट में ये होता है ना कि जो कंपनीज होती हैं जितना ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन को जो उत्सर्जन कम करती हैं, उसके एवज में उनको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है जिसको कैश करा सकते हैं। अगला पॉइंट है 1970 के दशक से चीन में वन क्षेत्र में
47 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। चीन, तो ये भी डेटा आपको याद रखना है कि 1970 से अब तक चीन का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें 47 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। चीन की कुल भूमि के 4.55% में लगभग 35 अरब पेड़ों की वृद्धि हुई है। ये भी डेटा हो गया है। 2 दशक पहले जो वन क्षेत्र 12% था वो अब 16.55% हो गया, मतलब लगभग 16.5%। जो ये डेटा है ना, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं ना वो कॉमन सेंस पे भी बेस्ड हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर दे रहे हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो आप समझ जाइए कि दूसरों को जो पता नहीं होगा, यदि वो आपको पता है तो आप एक कदम उनसे आगे रहेंगे। अगला पॉइंट है पश्चिमी देशों में लकड़ी के उत्पादों की बढ़ती मांग, जिससे अच्छी तरह से तैयार किया गया है, ने वन प्रबंधन और वन उद्योगों द्वारा लकड़ी के उपयोग में वृद्धि को जन्म दिया है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पे जो लकड़ी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, घरों के बनाने में भी होता है और दूसरे भी प्रोडक्ट में होता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो लकड़ी खरीदते हैं ना, उसको लिखा है अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है ना, तो वो जो प्रोडक्ट है ना उन पे सर्टिफिकेशन का लेबल होता है कि जो ये प्रोडक्ट निकले हैं उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया गया है। तो इसके द्वारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी होता है और जो लकड़ी का उपयोग है वो भी बढ़ा है उद्योगों में। अगला पॉइंट है वन संरक्षण में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान। मतलब जो NGOज है ना, उनका क्या हेल्प लिया जा सकता है ना, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट लिखा है ऑब्जर्वर डे फाउंडेशन द्वारा वर्षा वनों के बचाव के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया जो वनों की कटाई को रोकने में मदद करता है। तो ये ऑब्जर्वर डे फाउंडेशन एक संस्था है जिसने वर्षा वन मतलब रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया जो वनों की कटाई को रोकता है। तो लिखा है यह संस्था वर्षा वन भूमि को खरीदता है। तो ये संस्था क्या करती है कि किसी ज़मीन को जहाँ सूचना मिलती है कि यहाँ पे वृक्षों को काटा जाना है, तो ये संस्था उस ज़मीन को पहले खरीद लेती है। वही लिखा है और इससे पहले कि लकड़ी कंपनियां इसे खरीदें, यह इसे संरक्षित करता है। अगला पॉइंट है यह संस्था भूमि को कटाई से बचाता है तथा भूमि पर रहने वाले जनजातियों की आजीविका के साधनों की रक्षा करता है। तो ये जो ज़मीन लेते हैं ना, वहाँ पे पेड़ों को कटने से रोकते हैं, तो वहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं ना, उनकी आजीविका बची रहती है। आगे लिखा है संगठन जैसे सामुदायिक वानिकी इंटरनेशनल, ये सब संस्थाएं हैं। सामुदायिक वानिकी इंटरनेशनल। दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ये तो काफ़ी फेमस है। अगला है अफ्रीकी संरक्षण फाउंडेशन तथा ग्रीन पीस, ये ग्रीन पीस भी एक संस्था है, आदि वन आवासों के संरक्षण पर ध्यान देते हैं। तो ये संस्थाओं के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे 5 दिए गए हैं, चार दिए गए हैं। सामुदायिक वानिकी इंटरनेशनल, दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तीसरा है अफ्रीकी संरक्षण फाउंडेशन और लास्ट है ग्रीन पीस। अब हम लोग ग्रीन पीस के बारे में देखेंगे। ग्रीन पीस ने वनों के नक्शे बनाए जो अब भी बरकरार हैं और यह जानकारी इंटरनेट पर चित्रित की गई है। तो ग्रीन पीस ने जो फॉरेस्ट हैं उनके मैप्स बनाए हैं और वो जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगला है वेबसाइट हाउ स्टफ वर्क्स ने अधिक सरल विषयगत नक्शा बनाया जो मानव के विकास मतलब लगभग 8000 साल पहले जो मौजूद वन है उनकी मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो हाउ स्टफ वर्क्स एक वेबसाइट की बात की गई है, तो इसने भी मैप बनाया है और ये मैप वनों से संबंधित है। तो वनों की मौजूदगी 8000 साल पहले किस किस जगह पे कितने वन मौजूद थे उस तरह से नक्शा बनाया है। आगे देखते हैं। ग्रीन पीस मैप और हाउ स्टफ वर्क्स के नक्शे इस प्रकार वृक्षारोपण की मात्रा को चिन्हित करते हैं जो मनुष्यों द्वारा की गई जंगलों की क्षति की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे इस तरह के भी मैप्स दिए गए हैं
कि इन्होंने दर्शाया है कि इस एरिया में इतने जो वन है वो आवश्यक हैं, जो भरपाई करेंगे कि जितना इंसान ने वनों का कटाई की है उसकी भरपाई के लिए। अगला पॉइंट है वनों की कटाई को नियंत्रित करने के मामले में क्योटो प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और इसके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मतलब CDM ने वनीकरण के मुद्दों को उठाया है। वनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को मापने और रिपोर्ट करने में क्योटो प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मेन काम करता है एक क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो वन की कटाई है ना, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। अगला पॉइंट लिखा है इसके तहत 90 के दशक के बाद से भूमि के वह क्षेत्र जिसमें कोई वन आश्रय नहीं किया जा सकता उसे वाणिज्यिक या स्वदेशी पेड़ प्रजातियों से बदला जाता है। तो 90 के बाद के दशक से ऐसी भूमि को स्पेसिफाई किया गया है कि जहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता वहाँ पर देसी प्रजातियाँ डेवलप की गई हैं, देसी और जो वाणिज्यिक रूप से इम्पोर्टेंट हो। अगला है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने वनों की कटाई से उत्पन्न उत्सर्जन और शोषण के समाधान के लिए बेहतर वन प्रबंधन पर बात की है। UNFCCC भी जो वनों की कटाई हुई है उससे क्या हुआ है कि जो एमिशंस अब हो रहे हैं गैसेस के उसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ सिंक मौजूद नहीं है। तो उसके लिए जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना उसकी बात कही है। UNFCCC ने लिखा है इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। यह विकासशील देशों में जंगलों के स्थायी प्रबंधन और वन कार्बन के भंडार को बढ़ाने की भूमिका पर जोर देता है। तो जो UNFCCC है ना, ये वनों की कटाई और क्लाइमेट चेंज परिवर्तन जो हो रहा है ना उसको कम करने तथा स्पेसिफिकली जो विकासशील देश है ना वहाँ पे भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा तेज हैं। तो वहाँ पे जो जंगल है ना उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट और जो वनों में जो कार्बन भंडार है ना उसको बढ़ाने की भूमिका पे जोर देता है, बढ़ाने पे के लिए ये स्कीम्स बताता है, मतलब योजनाएं। अगला है सार्वजनिक सहकारिता और जागरूकता। मतलब जो आम जनमानस है ना वो अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकता है इसमें, तो उसको इसके लिए जागरूक करना भी ज़रूरी है और भाग लेना भी ज़रूरी है। तो लिखा है सार्वजनिक सहकारिता और जागरूकता वन संरक्षण के लिए आवश्यक है। वन संरक्षण के लिए हम जरूरी कदम उठा सकते हैं जैसे कि वर्षा के मौसम में सामुदायिक वानिकी के माध्यम से पौधों को बढ़ावा देना। तो क्या किया जा सकता है कि जो बरसात का मौसम होता है ना तो वहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, मतलब एक साथ यदि लोग पेड़ लगाएंगे तो अब उनके बचने के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उनको हानि पहुँचाएगा तो लोग अपने आप उसको मना करेंगे। ये किया जा सकता है। जंगलों में रोपण, मतलब जंगलों में पेड़ लगाए जा सकते हैं और जंगलों के संरक्षण के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है कि लोगों में जंगलों के संरक्षण के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। अगला पॉइंट है लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए जंगलों के संरक्षण के साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। तो लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना उसकी मात्रा को कम करने के लिए पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। अगर इसे ध्यान में नहीं रखा गया तो हम सभी के लिए शुद्ध हवा और पानी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ट्रीज है ना वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। यदि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे हवा जो है ना बहुत प्रदूषित हो जाएगी और कई सारी जो बीमारियां हैं ना वो उत्पन्न होगी और हमारा वातावरण है बहुत ख़राब हो जाएगा। अब हम लोग कुछ केस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया और दूसरा है अप्पिको आंदोलन।
तो वर्ष 1973 में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन्हीं दोनों लोगों का नाम इसमें ज़्यादा आता है चिपको आंदोलन में, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो इन्होंने पहाड़ी इलाकों में चिपको आंदोलन शुरू किया था। मेनली ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जिसमें क्या था, पहाड़ी इलाकों की महिलाएं पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों से चिपक जाती थीं और उन्हें जंगल माफियाओं द्वारा काटने से बचाती थीं। तो यदि कहीं पे सूचना मिलती थी कि यहाँ पे वनों की कटाई होगी तो क्या करती थी कि जो जंगल थे ना, पेड़ थे, उनसे चिपक जाती थी, तो इससे कटाई से रोक लेती थी। तो ये चिपको का आंदोलन हो गया। अगला इसी तरह का वर्ष 1993 में, चिपको आंदोलन का ईयर और दोनों लोगों के नाम ये याद रखना है आपको, 1973, और नाम है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। और दूसरा है अप्पिको आंदोलन। तो अप्पिको आंदोलन वर्ष 1993 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में शुरू हुआ था, जिसके तहत वनों को संरक्षित करने का एक सक्रिय प्रयास किया गया था। तो वहाँ पे भी वनों को संरक्षित करने के लिए जो लोग हैं वो आगे आए थे। उसमें जो नेतृत्व है वो पांडुरंग हेगड़े इन्होंने किया था। लास्ट में है वन संरक्षण के लिए कानून और कदम। तो गवर्नमेंट है ना, उसने भी कई कदम उठाए हैं वन संरक्षण के लिए, और क्या कदम आगे उठाए जाने चाहिए। तो वही लिखा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनके प्रभावी कार्यान्वयन से वन संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में ये बताया नहीं है कि कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्योंकि इसका जो अगला टॉपिक है, मतलब 23वां जो टॉपिक है ना, वन संरक्षण के लिए कानून और नीतियाँ, उसमें हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं है कि भारत में वन संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून और नीतियाँ हैं। तो ये हो गया आपका 22वें टॉपिक का पहला पोर्शन, वन संरक्षण। और इसके अगला जो पोर्शन है वो हम लोग कल देखेंगे, जिसमें हम लोग वन्य जीव संरक्षण को कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।